इस फिल्म की शुरुआत हुई हमें बोस्टन सिटी को दिखाया जाता है, जहां पर हम ऑफिसर्स को देखते हैं जो कि आपस में बातें कर रहे होते हैं कि सिटी में बैंक और कार रॉबरी काफी ज्यादा बढ़ गई है। इसी वजह से उन थीव्स को पकड़ने के लिए और भी ज्यादा चौकन्ना रहना होगा। इसके बाद सीन कट होकर 4 लोगों पर शिफ्ट हो जाता है। उस टीम में डगलस नाम का शख्स उनका लीडर था और वो ही बाकी सब लोगों को चोरियां करने के अलग अलग प्लान्स बताता रहता था। डगलस बताता है कि हर फ्राइडे को 2 ऑफिसर्स अलग अलग बैंकों में पैसा बोस्टन सिटी के बैंक में शिफ्ट करते हैं। हम लोगों को उसी टाइम में सही मौका देखकर बैंक के अंदर जाकर सारे पैसे को स्टील करना होगा। पूरा प्लान समझाकर डगलस अपने साथियों के साथ ऑफिसर्स पर नजर रखता है और बाकी ऑफिसर के बैंक में जाते ही ये लोग भी गन के साथ बैंक में दाखिल हो जाते हैं और वो सारे ऑफिसर्स पर गन पॉइंट करके उन्हें नीचे बैठने का कहते हैं। बाद में वो बैंक की मैनेजर पर गन पॉइंट करके उसे सारे पैसे बैग में भरने का कहते हैं। इसके साथ ही इन रॉबर्स का एक साथी सीसीटीवी कैमरा की सारी हार्ड डिस्क ओवन में डालकर ब्लास्ट कर देता है। उसी दौरान ही इनकी नजर डोर पर पड़ती है जहां पर एक कस्टमर बैंक में दाखिल हो रहा होता है। इसी वजह से ये सब वहां से भाग जाते हैं और जाते जाते ये बैंक मैनेजर पर गन पॉइंट करके उसे भी अपने साथ वैन में ले आते हैं। इन सबके दौरान ही मैनेजर उन रॉबर्स में से एक शख्स के गले पर टैटू को भी नोटिस कर लेती है। वैन में ले जाते वक्त उन लोगों ने मैनेजर की आंखों में पट्टी बांधी थी और वो कुछ दूर जाकर ये लोग बैंक मैनेजर को वे में ही उतार देते हैं और वो उससे कहते हैं कि तब तक चलते रहना जब तक पानी तुम्हारे पैरों को छू न ले। इतना कहकर वो वहां से निकल जाते हैं। इधर FBI ऑफिसर बैंक में हुई रॉबरी के सिलसिले में इन्वेस्टिगेशन करने आते हैं, लेकिन शॉकिंग बात होती है कि FBI वालों को रॉबर्स के खिलाफ कोई भी प्रूफ नहीं मिलता है, न ही किसी चीज पर उनके फिंगरप्रिंट्स और न ही CCTV फुटेज। बाद में वो उस वैन के पास जाते हैं जिस वैन की चोरी होने की रिपोर्ट इन्हें मिली थी, लेकिन जब वो वैन तक पहुंचते हैं तब इन्हें कोई भी प्रूफ नहीं मिलता है क्योंकि इन रॉबर्स ने वैन को ही पहले ही जला डाला था, जिससे किसी भी शख्स को इनके खिलाफ कोई भी प्रूफ ना मिल पाए। इन सबसे FBI को लगता है कि ये कोई नए प्लेयर्स हैं जो कि बिल्कुल प्रोफेशनल्स की तरह रॉबरी करते हैं, यानी ये चोरी करने के बाद अपने पीछे कोई भी सबूत नहीं छोड़ते हैं। इन सबके दौरान एक और बात भी पता लगती है, वो ये कि जितने भी प्रोफेशनल्स रॉबर्स थे उन सबको इस ऑफिसर ने पहले ही मार डाला था। नेक्स्ट डे वो सब आपस में बातें कर रहे होते हैं, तब एक रॉबर बैंक मैनेजर का ID कार्ड देखकर सबको बताता है कि ये लड़की तो हमारे पड़ोस में ही रहती है। इसी वजह से हम लोगों का इस तरह से खुले आम घूमना बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि अगर उसने हम में से किसी एक को भी पहचान लिया तो काफी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। ये सब सुनकर डगलस उसे बताता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हम सबने अपने फेस को कवर किया हुआ था। लेकिन इसके बावजूद भी अगर तुम्हें लगता है कि मैनेजर हमें पहचान लेगी तो मैं खुद उस लड़की के करीब जाऊंगा और ये पता लगाऊंगा कि क्या सच में वो रॉबर्स के बारे में कुछ जानती भी है। तर वो FBI ऑफिसर फीमेल मैनेजर्स से तब की सारी बात पूछता है जब रॉबर्स उसे वैन के अंदर ले गए थे। इन लोगों में थोड़ी और कॉन्वर्सेशन होती है, जिसके बाद FBI ऑफिसर उसे बताता है कि इन रॉबर्स की सर्च करना इतना भी मुश्किल नहीं है, क्योंकि बोस्टन सिटी और उसके आसपास जितने भी क्राइम्स होते हैं उन क्राइम्स को अंजाम देने वाले सारे क्रिमिनल्स ज्यादातर चार्ल्स टाउन से ही होते हैं। इधर डगलस एक बूढ़े शख्स के पास जाते हैं और वो चोरी किए हुए पैसों में से उसे उसका हिस्सा देते हैं, क्योंकि इस बैंक रॉबरी का पूरा प्लान इसी ओल्ड शख्स ने इन्हें बनाकर दिया था। नेक्स्ट डे डगलस फीमेल मैनेजर पर नजर रखने का काम कर रहा होता है। वो देखता है कि मैनेजर अपने क्लोथ्स को वॉश करने के लिए जा रही है, इसी वजह से वो भी उसे फॉलो करते हुए वहां पर आ जाता है। मैनेजर जब अपने क्लोथ्स को वॉश कर रही होती है तब उसे अपनी शर्ट पर ब्लड देखकर रॉबरी वाला दिन याद आ जाता है, जिस वजह से उसके आंसू आ जाते हैं। मैनेजर को रोते हुए देखकर डगलस उसे संभालता है और इस तरह सही मौका देखकर वो उससे दोस्ती कर लेता है। उसी रात को ये लोग डेट पर भी जाते हैं। इन लोगों को एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करके काफी अच्छा लग रहा था।
डिनर के बाद ये लोग बोट पर भी जाते हैं। बातों ही बातों में फीमेल मैनेजर डगलस से सवाल करती है कि क्या उसे बोस्टन सिटी में हुई बैंक रॉबरी के बारे में मालूम है, जिस पर डगलस उसे बताता है कि इस रॉबरी के बारे में सबको पता है, तो उसे भी इस खबर के बारे में पता ही है। इसके बाद वो मैनेजर से कहता है कि क्या उसने रॉबर्स के रियल फेस देखे हैं या नहीं। इस पर मैनेजर जवाब देती है कि उसने उन रॉबर्स के रियल फेस या उससे जुड़ी कोई भी चीज नहीं देखी है। अगर देखी होती तो सारे रॉबर्स अभी तक मार दिए गए होते। नेक्स्ट डे डगलस अपने फ्रेंड्स से मिलता है और वो उनसे कहता है कि तुम लोग बेकार में ही शक कर रहे थे, मैनेजर को हम लोगों के बारे में कुछ भी नहीं पता है। ये सुनकर डगलस का साथी उससे कहता है कि तब तो ठीक है, वरना मुझे तो लगा था कि हमें मैनेजर को अपने रास्ते से हटाना पड़ेगा। उसकी ये बातें सुनकर डगलस भी काफी शॉक हो जाता है कि उसके साथी का ये प्लान था। इधर FBI ऑफिसर को इन्वेस्टिगेशन के दौरान पता लगता है कि रॉबर्स को वो कैसे खराब कर दिया था, क्योंकि वो ऐसा अलार्म था जिसे खराब कर पाना हर किसी के बस की बात नहीं थी। उस अलार्म को सिर्फ उसी अलार्म बनाने वाली कंपनी में काम कर रहे एम्प्लॉइज ही खराब कर सकते थे। इसी वजह से FBI ऑफिसर को लगता था कि जरूर ही सारे ऑफिसर्स या उनका कोई एक साथी इस कंपनी में काम जरूर करता है और रॉबरी वाले दिन उसने गैपिंग भी की होगी, और जिसने भी गैपिंग की होगी वो उस शख्स से सवाल करके उस रॉबर का पता लगा सकते हैं। बाद में वो उस कंपनी में जाते हैं और वो वहां पर रॉबरी वाले दिन गायब हुए लोगों की डिटेल्स निकालते हैं। इधर डगलस और मैनेजर अपनी नेक्स्ट डेट के लिए जाते हैं। कॉन्वर्सेशन के दौरान ही मैनेजर उसे बताती है कि उन्होंने एक रॉबर के गर्दन पर टैटू देख लिया था, लेकिन वो बात उसने FBI वालों को इस वजह से नहीं बताई थी क्योंकि उससे लगता था कि रॉबर्स उसे मार देंगे। उसी दौरान डगलस से मिलने उसका साथी आ जाता है। ये वही शख्स था जिसके गर्दन पर टैटू बना हुआ था। इसी वजह से डगलस अपने साथी पर हाथ रख लेता है ताकि मैनेजर उसके नेक पर वो टैटू न देख ले। इधर उन्हें पता लगता है कि रॉबरी वाले दिन वो शख्स गायब था। इसी वजह से FBI वाले उस शख्स के घर पर आ जाते हैं और वहां पर वो छिपकर उनके सारे साथियों की भी फोटोज ले लेते हैं। इसके बाद वो उन सब लोगों की हिस्ट्री निकालते हैं। पुलिस रिकॉर्ड से उन्हें पता लगता है कि ये सब पहले भी कई बार चोरी के सिलसिले में जेल जा चुके थे। इधर ये सब नेक्स्ट रॉबरी के लिए खुद को रेडी कर रहे होते हैं, जिसके लिए सबसे पहले ये अपनी बॉडी को काफी अच्छे से साफ करते हैं ताकि रॉबरी के दौरान ऑफिसर को इनके बाल वगैरह न मिल पाए। जिसके बाद ये अपनी बुलेट्स को भी साफ करते हैं। बाद में ये सब अजीब सी कॉस्ट्यूम पहनकर वहां पर आ जाते हैं जहां पर इन्हें रॉबरी करनी थी, और ट्रक आने पर ये लोग उसमें से पैसे चोरी करने लगते हैं। लेकिन तभी एक ऑफिसर उनके साथी पर भी गन पॉइंट कर देता है, जिस वजह से ये लोग गन से उसे मार डालते हैं। बाद में वो सब वहां से निकल जाते हैं, लेकिन तब तक FBI ऑफिसर भी उन्हें फॉलो करने लगे थे। इसी वजह से ये सब गन से उन पर अटैक कर देते हैं और काफी सारे ऑफिसर्स की कार ब्लास्ट करके वहां से निकल जाते हैं। कुछ दूर जाकर ये उस वैन को आग लगाकर दूसरी वैन लेकर वहां से निकल जाते हैं। नेक्स्ट डे FBI वाले शक के तौर पर इन्हें अरेस्ट कर लेते हैं और वो उनसे काफी सारे क्वेश्चंस पूछते हैं, लेकिन कोई भी रॉबर अपना मुंह नहीं खोलता है। तब एक ऑफिसर डगलस से कहता है कि हमें एक ऐसी बुलेट मिली है इस पर तुम्हारे फिंगर्स के निशान हैं। ये सुनकर डगलस मुस्कुराता है और वो FBI वालों से कहता है कि तुम लोगों को झूठ बोलना भी नहीं आता है। अब क्योंकि इनके पास कोई भी प्रूफ नहीं थे, इस वजह से इन्हें उन सबको आजाद करना पड़ता है। बाद में वो FBI ऑफिसर मैनेजर के पास जाता है और वो उन्हें उन चारों लोगों की फोटोज दिखाकर कहता है कि ये ही चारों रॉबर्स हैं, लेकिन प्रूफ न होने की वजह से मुझे इन्हें छोड़ना पड़ा। इसके बाद वो बताता है कि शायद तुम भी इनके साथ मिली हुई हो, क्योंकि चोरी के बाद वो रॉबर्स तुम्हें अपने साथ क्यों ले गए थे और बाद में उन्होंने बिना तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाए छोड़ भी दिया, और तुमने इसी इंसिडेंट के नेक्स्ट डे जॉब से भी तुमने रिजाइन कर दिया।
इधर डगलस का साथी उसके पास आता है और वो उससे कहता है कि बॉस अगली रॉबरी के लिए रेडी होने का कह रहे हैं। ये सुनकर डगलस उस ओल्ड शख्स के पास जाता है और वो उससे कहता है कि मैं अब तुम्हारे लिए रॉबरी बिल्कुल भी नहीं करना चाहता हूँ। इस पर ओल्ड शख्स कहता है कि तुम्हारे डैड ने भी ऐसा ही कहा था, इसी वजह से वो अपनी वाइफ के कत्ल के इल्जाम में जेल में है। लेकिन असल में तुम्हारे डैड ने तुम्हारी मॉम को मारा ही नहीं, क्योंकि तुम्हारी मॉम को मैंने ही मारा था और इल्जाम तुम्हारे डैड पर लगा दिया। याद रहे, अगर तुमने काम छोड़ा तो अच्छा नहीं होगा। इसी वजह से डगलस और बाकी लोग नेक्स्ट रॉबरी के लिए खुद को रेडी करने लगते हैं। नेक्स्ट डे ये दोनों पुलिस की ड्रेस पहनकर निकल जाते हैं और बाकी लोग भी अपना अपना काम करते हैं। वो लोग चेकिंग के बहाने उनके हाथ पैर बांध देते हैं और बाद में वो कैशियर से पूरा पैसा लेकर निकल जाते हैं। लेकिन जब ये पार्किंग एरिया में पहुंचते हैं तब इन्हें शक होता है, क्योंकि वहां पर कुछ ज्यादा ही शांति थी। इस वजह से वो बाहर देखने लगते हैं। तब उन्हें पता लगता है कि सारे ऑफिसर्स बाहर ही उनका वेट कर रहे थे। इससे उनका एक साथी एम्बुलेंस लेकर खुद बाहर जाने का कहता है ताकि उन सबको वहां से भागने का मौका मिल सके। इसके बाद वो एम्बुलेंस लेकर बाहर आता है, जिससे सारे ऑफिसर उस पर अटैक कर उसे मार देते हैं। इससे उन्हें भागने का मौका मिल जाता है, लेकिन वो ऑफिसर काफी ज्यादा होशियार था। इस वजह से वो उसकी सर्च कर लेता है और मौका देखकर वो उसे भी मार देते हैं। और अब सिर्फ डगलस ही बचा था। वो गुस्से में घर जाता है और वो उस ओल्ड शख्स को भी मार डालता है। बाद में वो कॉल करके मैनेजर को सारी बातें राब्ता कर देता है। इसी वजह से मैनेजर उसे दिलासा देकर अपने घर आने का कहती है। लेकिन हम देखते हैं कि उसके घर पर FBI वाले उसी का वेट कर रहे थे और ये चीज वो भी देख लेता है। इसी वजह से वो उसके गार्डन में पैसे छिपाकर सिटी ही छोड़कर भाग जाता है। इधर जब डगलस काफी वक्त बाद भी नहीं आता है तो उन्हें लगता है कि शायद डगलस चकमा देकर वहां से भाग गया है। मूवी के लास्ट सीन में हम मैनेजर को देखते हैं, जिसे पैसों से भरा बैग अपने गार्डन में मिलता है और साथ ही उसे लेटर मिलता है जिसमें डगलस ने लिखा था कि सारे पैसे तुम्हारे लिए ही है, तुम जो भी करना चाहो कर सकती हो। और इसी के साथ ही फिल्म यहीं पर एंड हो जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।